बैक माई चैनल बिलीव इन थेरेपी। आज की इस वीडियो में एक और नया टॉपिक लेके आए जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं स्पाइनल इंजरी के बारे में। स्पाइनल इंजरी बेसिकली होता कैसे है, जब भी कोई हमारी स्पाइन पे कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, कोई भी मेटाबॉलिक डिजीज़ हो जाती है, या हमारी कोई नर्व जो है कंप्रेस कर गई, हमारी वर्टिब्रल बॉडीज़ होते हैं वो कंप्रेस कर जाते हैं, और कोई भी इन्फेक्शन हो गया एंड कोई भी हमारी पैथोलॉजिकल डिजीज़ है या कोई ट्रॉमेटिक इंजरीज़ हो गई कि एक्सीडेंटल केस में, या हम कहीं बहुत हाई हाइट से फॉल हो जाए, तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि हमारी स्पाइन का इंजरी हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, डिसलोकेशन हो जाता है, हमारी बॉडी जॉइंट जो वर्टिब्रल बॉडी कंप्रेस हो जाती है, जो हमारे सेगमेंट होते हैं, वर्टिब्रल सेगमेंट होते हैं वो कंप्रेस कर जाते हैं। मोस्ट कॉमनली जो साइट होती है इंजरी की स्पाइन में वो थोरैकोलम्बर रीजन होता है। उसके बाद जो सेकंड कॉमन साइट होती है हमारी लोअर सर्वाइकल रीजन होता है। 20% जो स्पाइन इंजरीज होती हैं वो मेनली हमारी न्यूरोलॉजिकल डिफिसिटीज से होती हैं, जैसे कि हमारी नर्व कंप्रेस कर गई, जैसे और उससे अदर डिजीज़ हो जाती है, पैराप्लेजिया होता है, क्वाड्रिप्लेजिया होता है, पैरालिसिस देखने को मिलता है और अदर डिजीज़ हो जाती है। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा है फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन ऑफ द स्पाइन आर सीरियस इंजरी विद डैमेज टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड कॉर्डा इक्वाइना। जो फ्रैक्चर हो जाता है हमारे या डिसलोकेशन हो जाए स्पाइन का, एक टाइप की सीरियस कंडीशंस होती है जिसमें हमारी बॉडी का जो कर्व होते हैं, स्पाइन होते हैं, जो बॉडी की स्टेबिलिटी होती है वो लूज हो जाती है एंड विद डैमेज क्या होता है, डैमेज हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड और हमारा कॉर्डा इक्वाइना। कॉर्डा इक्वाइना ये हमारे लंबर सैक्रल रीजन पे होता है। यहाँ से हमारी नर्व जो होती है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में, वहाँ पे इनको सप्लाई होती है एंड एक हॉर्स लाइक जो हॉर्स की हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होता है कॉर्डा इक्वाइना में। नेक्स्ट इज थोरैकोलम्बर सेगमेंट इज मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इंजरी। हमारी जो कॉमन साइट होती है वो थोरैकोलम्बर होती है। नेक्स्ट होती है लोअर सर्वाइकल रीजन, मोस्ट कॉमन। अबाउट 20% ऑल स्पाइनल इंजरीज इन न्यूरोलॉजिकल डिफिसिटीज इन फॉर्म ऑफ पैराप्लेजिया एंड थोरैसिक लंबर रीजन। जो पैराप्लेजिया होता है वो मेनली जहाँ हमारे थोरैकोलम्बर रूट्स होती हैं वहाँ पे नर्व होती कंप्रेस कर जाती है, पैरालिसिस हो जाता है, तो पैराप्लेजिया होता है थोरैकोलम्बर रीजन से। एंड क्वाड्रिप्लेजिया जो होता है हमारी सर्वाइकल स्पाइनल इंजरी की वजह से होता है। जो सर्वाइकल रीजन पे कोई भी इंजरी हो जाती है तो हमारी क्वाड्रिप्लेजिया हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रेलिवेंट अनाटमी। हम इस स्पाइन की अनाटमी देखते हैं। फर्स्ट जो है वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट 33 वर्टिब्रा होता है, सर्वाइकल 7, डॉर्सल 12, लंबर रीजन 5, सैक्रल 5, कॉक्सियल 4 एंड नेक्स्ट बाद में क्या होता है कुछ फ्यूज हो जाते हैं इसमें सैक्रल कॉक्सियल रीजन पे, लंबर रीजन पे। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है ईच वर्टिब्रा कंसिस्ट एंटीरियर बॉडी एंड पोस्टीरियर न्यूरल आर्च। ईच जितनी भी सारी वर्टिब्राज होते हैं उनके एंटीरियर बॉडी एंड पोस्टीरियर न्यूरल आर्च फॉर्मेशन होता है। जो वर्टिब्रा होते हैं उनकी जो बॉडी जो फॉर्म होती है सेंट्रल पार्ट में होते हैं कैंसलस बोन से, एंड जो पेरिफेरली होता है कॉर्टेक्स वो कॉम्पैक्ट बोन से फॉर्मेशन होता है। ईच वर्टिब्रा बॉडी का सेंट्रल पार्ट ऑफ कैंसलस बोन एंड पेरिफेरल कॉर्टेक्स ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। तो हम आपको कुछ एनाटॉमी और अदर बताते हैं। सो एनाटॉमी में क्या होता है, इसके दो टाइप का कर्व बनता है, प्राइमरी कर्व एंड सेकेंडरी कर्व। इसमें कुछ कर्व में भी कभी कभी इंजरी होने की वजह से टॉसिस एंड काइफोसिस देखने को मिलता है, लॉर्डोसिस देखने को मिलता है। एंड जो हमारी वर्टिब्रा होती है 2 मेजर पार्ट होते हैं वर्टिब्रा के। एक हमारा होता है एंटेरियरली पार्ट जो होता है वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है, जिसे हम बॉडी बोलते हैं। पोस्टेरियरली जो होता है वो इरेगुलर शेप में होता है, जिसे हम आर्च बोलते हैं। सो वर्टिब्रल बॉडी जो होती है वो इस टाइप से डिज़ाइन होती है कि वो हमारी जो जितना भी वेट बेयरिंग कंडीशंस होती है वेट बेयर कर सके, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के जो स्ट्रक्चर होते हैं। एंड फ्लैट होती है सुपीरियर इंफीरियर सरफेस उसकी। जो वर्टिब्रल बॉडी होती है सेंटर में हमने बताया जैसे कि कैल्कस फील्ड होता है, कैल्कस बोन से होती है, और हमारी पेरिफेरी कॉम्पैक्ट बोन से फॉर्मेशन होता है। सो नेक्स्ट इस न्यूरल आर्च में क्या होता है, न्यूरल आर्च डिवाइड होते हैं पेडिकल एंड पोस्टीरियर एलिमेंट पर।
जो पेडिकल होते हैं वो लाइज करते हैं हमारे आर्टिकुलर प्रोसेस एंड वर्टिब्रल बॉडीज़ के बीच में। एंड हमारे जो पोस्टीरियर एलिमेंट होते हैं उसमें जैसे कि हमारा आता है लैमिना हो गया, लैमिनेटस को, जैसे कि आर्टिकुलर प्रोसेस हो गई, हमारी स्पाइनस प्रोसेस हो गई एंड ट्रांसवर्स प्रोसेस हो गई। जो आर्टिकुलर प्रोसेस होती है वो ईच वर्टिब्रा में मीन्स 2 टाइप्स होती है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। एंड जो हमारी ट्रांसवर्स प्रोसेस होती है उसमें लेटरल प्रोजेक्शन होने देखने को मिलता है बोन में। एंड स्पाइनस प्रोसेस होती है उसमें पोस्टीरियर प्रोजेक्शन देखने को मिलता है। फिर उसके बाद जो हमारी एनाटॉमी में आता है हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क। सो इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होती है वो हमारे कुशन का काम करती है, वेट बियर करती है और जो भी शॉक को एब्जॉर्ब करती है। जो हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है वो सर्वाइकल रीजन पे जो उसका साइज़ होता है इंक्रीज होता है, इंक्रीज साइज आता है हमारे इंक्रीज इन साइज फ्रॉम सर्वाइकल टू लंबर रीजन। एंड जो डिस्क सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट जो रीजन होता है हमारा सर्वाइकल रीजन, एंड सबसे जो लार्ज रीजन होता है जहाँ पे डिस्क सबसे इसका डायमीटर थिकनेस ज़्यादा होती है वो हमारे लंबर रीजन पे होती है। तो जो हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है उसमें 3 टाइप के कंपोज होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस पल्पोसिस हो गया, एनुलस पल्पोसिस हो गया, वर्टिब्रल एंड प्लेट हो गई। सो हम आपको आगे बताएंगे यहाँ तक कि आपने देख लिया दी न्यूरल आर्च इज कॉन्स्टिट्यूट पेडिकल्स, लैमिनस, स्पाइनस प्रोसेस एंड आर्टिकुलर फेसेट। तो ये हमने आपको भी डिटेल में बताया कि जो हमारा पेडिकल होते हैं और पोस्टीरियर एलिमेंट में जैसे कि स्पाइनस प्रोसेस आ गया, ट्रांसवर्स प्रोसेस, तो एक टाइप का ये हमारा न्यूरल आर्च होता है। एंड एक हमने आपको बताया टिपिकल वर्टिब्रा जिसमें हमने बॉडी के बारे में पढ़ा, बॉडी कैसे बनती है। एंड नेक्स्ट इज न्यूरल आर्च। तो न्यूरल आर्च में हमारे लैमिना, स्पाइनस प्रोसेस एंड ट्रांसवर्स प्रोसेस होती है। नेक्स्ट इज बिटवीन 2 वर्टिब्रा इज स्ट्रॉन्ग कुशन द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। जो हमारी डिस्क होती है उसके बीच में क्या होता है, 2 जो वर्टिब्रा होते हैं उनके बीच में हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। इट कंसिस्ट 2 पोर्शन इज सेंट्रल न्यूक्लियस पल्पोसस एंड पेरिफेरल एनुलस फाइब्रोसिस। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें सेंटर में हमारा न्यूक्लियस पल्पोसस होता है, जो पेरिफेरी होता है हमारा एनुलस फाइब्रोसिस होता है। न्यूक्लियस पल्पोसस इज मेड ऑफ म्यूकोजेलेटिनस मटेरियल एंड एनुलस फाइब्रोसिस इज मेड ऑफ फाइब्रस टिश्यूज एंड सराउंडेड न्यूक्लियस पल्पोस। जो सराउंड होता है न्यूक्लियस पल्पोसस के फाइबर टिश्यूज में फॉर्मेशन होता है। सो हम आपको डायग्राम में दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्टिब्रल बॉडीज़ हो गई हमारी, वर्टिब्रल बॉडी हमारे पेडिकल, स्पाइनल कैनाल, ट्रांसवर्स प्रोसेस, स्पाइनस प्रोसेस एंड ये लैमिना प्रेजेंट होता है। एंड जैसे ये हमारे स्पाइन के जो वर्टिब्रा हो गए, फर्स्ट वर्टिब्रा, सेकंड वर्टिब्रा, थर्ड वर्टिब्रा, तो जो 2 वर्टिब्रास के बीच में हमें इंटरवर्टिब्रल डिस्क देखने को मिलती है। इन दोनों के जॉइंट के जो पोस्टीरियर कॉम्प्लेक्स में होते हैं वहाँ पे फेसियल जॉइंट देखने को मिलता है। ये हमारा इंटरस्पाइनस लिगामेंट हो गया, ये हमारा पोस्टीरियर लिगामेंट हो गया, हमारा एंटीरियर लिगामेंट हो गया। ये वर्टिब्रा की बॉडी हो गई, ये हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क हो गई। नेक्स्ट आर्टिकुलेशन में क्या होता है, दी वर्टिब्रल बॉडी आर ज्वाइंट आईवी डिस्क मीन्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क से, एंड एंटीरियर वर्टिब्रल बॉडी कनेक्ट टू एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट। जो एंटीरियर बॉडी होती है वो एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट्स होती है, जो पोस्टीरियर वर्टिब्रल बॉडी होती है वो कनेक्ट होती है पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट से। एंड जो हमारे न्यूरल आर्च होते हैं एडजेसेंट वर्टिब्रा आर्टिकुलेट होते हैं फेसेट जॉइंट से। जैसा कि अभी आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे जो एंटीरियर जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट से आर्टिकुलेट होते हैं, पोस्टीरियर जो एलिमेंट्स होते हैं वो पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट से अटैच होते हैं। एंड देन नेक्स्ट जो हमारे न्यूरल आर्च होते हैं वो हमारे फेसेट जॉइंट से आर्टिकुलेट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एडिसेंस लैमिना ज्वाइंट बाई लिगामेंट फ्लेवम। जो हमारे लैमिना होते हैं वो लिगामेंट फ्लेवम से ज्वाइन होते हैं। सो इसमें से कुछ लिगामेंट्स हैं पोस्टीरियर कॉम्प्लेक्स के लिगामेंट, जैसे कि फर्स्ट हमारा इंटरस्पाइनस लिगामेंट, सुप्रास्पाइनस लिगामेंट, इंटरट्रांसवर्स लिगामेंट। नाम से ही पता चल रहा होगा जो इंटरस्पाइनस लिगामेंट होते हैं वो कनेक्ट करते हैं हमारी स्पाइनस प्रोसेस को, एंड जो सुप्रास्पाइनस लिगामेंट होते हैं वो कनेक्ट करते हैं हमारी टिप जो होती है स्पाइनस प्रोसेस की वहाँ पे, एंड इंटरट्रांसवर्स लिगामेंट होते हैं वो कनेक्ट होते हैं हमारे ट्रांसवर्स प्रोसेस से। तो ये तीनों जो लिगामेंट्स होते हैं वो बनाते हैं पोस्टीरियर कॉम्प्लेक्स लिगामेंट। The ligament are together term the posterior ligament complex.
सो ये हमारी स्पाइन का आर्टिकुलेशन होता है, मीन्स जो हमारे एंटीरियर वर्टिब्रल कॉलम होते हैं वो हमारे एंटीरियर लॉन्गिट्यूडल लिगामेंट से ज्वाइन होते हैं। पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडल लिगामेंट से ज्वाइन होते हैं हमारे पोस्टीरियर कॉम्प्लेक्स एंड फेसियल जॉइंट से हमारे न्यूरल आर्च होते हैं। ऐसे इंटरस्पाइनस लिगामेंट, सुपरस्पाइनस एंड इंटरटार्बस। उसका हम कुछ बायोमैकेनिक देते हैं। इंजरी की बायोमैकेनिक होती कैसे है, दो टाइप से होती है, स्टेबल एंड अनस्टेबल। सो बायोमैकेनिक ऑफ इंजरी में फॉल फ्रॉम हाइट, जब कोई पर्सन होता है वो बहुत हाइट से फॉल हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे ए फॉल फ्रॉम ए ट्रीज इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ इंजरीज। इसमें हम जो पढ़ रहे हैं वो मोड पढ़ रहे हैं। मोड ऑफ इंजरी कैसे होती है, मीन्स हम जब कभी बहुत हाइट से गिर जाते हैं तब, एंड रोड ट्रॉफिक इंजरी हो जाती है, एक्सीडेंट होता है, उस टाइम हमारी स्पाइन इंजरी हो जाती है। हैवी ऑब्जेक्ट हमारी जो बैक पे गिर जाता है, जैसे कि कोई भी पत्थर हो गया, हैवी ऑब्जेक्ट हो गया, पेड़ गिर गया, तो इस टाइप की कंडीशंस में स्पाइन इंजरी होती है। स्पोर्ट्स इंजरी होती है। तो ये हमारी क्या है, मोड ऑफ इंजरी के, कैसे कैसे इंजरी के मोड होते हैं। नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं स्टेबल एंड अनस्टेबल इंजरी के बारे में। जो स्टेबल इंजरी होती है उसमें हमारी वर्टिब्रा जो होते हैं बॉडीज वर्टिब्रा की, वो डिस्प्लेसमेंट नहीं होती है, थोड़ा सा उनमें आर्टिकुलेट बने रहते हैं। पर जो हमारी अनस्टेबल इंजरी होती है उसमें हमारी वर्टिब्रल बॉडीज होती है वो डिस्प्लेस्ड हो जाती है, वो किसी से आर्टिकुलेट नहीं होती है। स्टेबल इंजरी वेयर फर्दर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू वर्टिब्रल बॉडीज डज नॉट अकर बिकॉज इंटैक्ट मैकेनिकल लिंकेज। मीन्स इसमें क्या होता है, वही जो दो वर्टिब्रल बॉडीज़ होती है उनमें कुछ डिस्प्लेस देखने को मिलता है, बट पूरी तरीके से वो डिस्प्लेस नहीं होती है क्योंकि वहाँ पे मैकेनिकल कुछ लिंकेज होता है। नेक्स्ट अनस्टेबल इंजरी में क्या होता है, वेयर फर्दर डिस्प्लेसमेंट कैन अकर बिकॉज सीरियस डिस्ट्रप्शन ऑफ स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी। मीन्स उस जगह क्या होता है, जो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है हमारी टू वर्टिब्रास के बीच में और सीरियस डिस्ट्रप्शन देखने को मिलता है स्ट्रक्चर में, और स्टेबिलिटी हमारी ये रिस्पॉन्सिबल होती है क्योंकि स्टेबिलिटी हमारी कम हो जाती है जो स्ट्रक्चर होते हैं वो अनस्टेबल होने की वजह से। तो उसमें एक 3 कॉलम कॉन्सेप्ट और होता है, वो हम देखते हैं। 3 कॉलम कॉन्सेप्ट जो होता है डिवाइड होता है 3 कॉलम में, एंटीरियर कॉलम, मिडिल कॉलम एंड पोस्टीरियर कॉलम। जो एंटीरियर कॉलम होता है वो हमारे कंजिस्ट होता है एंटीरियर लॉन्गिट्यूडल लिगामेंट से, जैसे कि एंटीरियर पार्ट में एनुलस फाइब्रोसिस हो गया एंड अलॉन्ग विथ एंटीरियर हाफ ऑफ वर्टिब्रल बॉडीज। एंड नेक्स्ट जो है मिडिल कॉलम है जो कंजिस्ट होता है पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडल लिगामेंट से एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एनुलस फाइब्रोसिस से एंड पोस्टीरियर हाफ ऑफ वर्टिब्रल बॉडीज। नेक्स्ट है पोस्टीरियर कॉलम से, मीन्स जिसमें कंजिस्ट होता है पोस्टीरियर बोनी आर्च अलॉन्ग विथ पोस्टीरियर लिगामेंट कॉम्प्लेक्स। डायग्राम के थ्रू बताते हैं, उसके बाद समझ में आएगा आपको। सो यहाँ पे हम डायग्राम में देखते हैं, ये हमारा हो गया एंटीरियर कॉलम, ये हमारा मिडिल कॉलम, ये हमारा पोस्टीरियर कॉलम। सो हमने एंटीरियर कॉलम में क्या पढ़ा, कंजिस्ट ऑफ एंटीरियर लॉन्गिट्यूडल लिगामेंट एंड कंजिस्ट क्या करता है एंटीरियर लॉन्गिट्यूडल लिगामेंट, तो ये हमारा हो गया एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ एनुलस फाइब्रोसिस अलोंग विथ एंटीरियर हाफ ऑफ द वर्टिब्रल बॉडी। एंटीरियर पार्ट होता है हमारा ये एनुलस फाइब्रोसिस हो गया एंड एंटीरियर हाफ ऑफ वर्टिब्रल, तो ये हमारा क्या है एंटीरियरली हाफ बॉडीज़ क्या है, जैसे कि यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा एनुलस पल्पोसिस हो गया, ये हमारा सराउंडिंग एरिया में नेक्लस एनुलस फाइब्रोसिस हो गया। तो ये एंटीरियर हाफ में जाता है हमारा फाइब्रोसिस और हमारा एंटीरियर हाफ जाता है वर्टिब्रल बॉडीज़ का, तो ये हमारा एंटीरियर कॉलम बोलते हैं इसे हम। एंड नेक्स्ट इस मिडिल कॉलम में हम क्या देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मिडिल कॉलम है कंजिस्ट द पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडल लिगामेंट, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडल लिगामेंट को हम कंजिस्ट करते हैं एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एनुलस फाइब्रोसिस अलोंग पोस्टीरियर हाफ ऑफ द वर्टिब्रल। एंड जो हम एनुलस फाइब्रोसिस का पार्ट लेते हैं वो अपने पोस्टीरियर लिया, यहाँ हमने एंटीरियर लिया था, यहाँ पे हम पोस्टीरियर पार्ट ले रहे हैं एंड अलोंग क्या करते हैं पोस्टीरियर हाफ ऑफ वर्टिब्रल, तो हमने यहाँ से लेके पोस्टीरियर हाफ वर्टिब्रा से होती है उसे हमने ले लिया। नेक्स्ट है हमारे पास पोस्टीरियर कॉलम। सो पोस्टीरियर कॉलम में क्या है, कंजिस्ट ऑफ पोस्टीरियर बोनी आर्च, इसमें हमने यहाँ देख सकते हैं ये पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडल लिगामेंट है, कंजिस्ट कर रहे हैं हम जितने भी पोस्टीरियर बोनी आर्चेस होते हैं हमारे स्पाइनस प्रोसेस, ट्रांसवर्स प्रोसेस एंड अलोंग विथ पोस्टीरियर लिगामेंट लिग कॉम्प्लेक्स। तो इसमें हमारे कॉम्प्लेक्स आते हैं, जैसे कि हमारा स्पाइनस प्रोसेस, ट्रांसवर्स प्रोसेस, लैमिना हो गया, तो हमारे पोस्टीरियर कॉम्प्लेक्स में आते हैं। तो हमने इसमें क्या लिया, हमने पोस्टीरियर हाफ बॉडी का लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटीरियर कॉलम में हमने लिखा एंटीरियर एनुलस प्लस का क्या लिया
एंटीरियर हाफ वॉल ऑफ वर्टिब्रल बॉडीज, मिडिल में हमने पोस्टीरियर एनुलस लिया एंड पोस्टीरियर हाफ लिया, सॉरी वॉल हाफ ऑफ वर्टिब्रल बॉडीज एंड पोस्टीरियर कॉलम में हमने पोस्टीरियर आर्च लिया, फेसिड कैप्सूल्स लिए एंड लिगामेंट फ्लैबम लिया। सो आई होप आपको समझ आया होगा 3 कॉलम कॉन्सेप्ट क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट हमारा व्हेन ओनली 1 कॉलम डिस्टर्ब, तो हम इसे स्पाइन को बोलेंगे स्टेबल। जैसे कि जो हमारा एंटीरियर कॉलम या पोस्टीरियर कॉलम या कोई मीडियल कॉलम में से कोई सा एक कॉलम होता है वो डिस्टर्ब होता है, तो हम इसमें क्या होता है कि स्पाइन वो स्टेबल होती है। व्हेन 2 कॉलम डिस्टर्ब द स्पाइन इज कंसीडर अनस्टेबल होने लगती है। एंड जब हमारे तीनों कॉलम्स होते हैं व्हेन ऑल 3 कॉलम्स डिस्टर्ब हो जाते हैं तो स्पाइन क्या होती है, अनस्टेबल हो जाती है। सो यहाँ पे आया थे अभी हमने क्या क्या पढ़ा है स्पाइन इंजरी में, कैसी स्पाइन इंजरी होती है, उसकी रेलिवेंट एनाटमी देखी, आर्टिकुलेशन देखा, बायोमैकेनिक और ऑफ इंजरी में हमने मोड ऑफ इंजरी देखी, स्टेबल एंड अनस्टेबल इंजरी देखी। अब नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन देखेंगे कि कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं जब भी स्पाइन इंजरी को होता है। तो जो क्लासिफिकेशन होता है वो बेस्ड होता है मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, किस टाइप की इंजरी है। सो देयर आर 7 types of spinal injury. First is flexor injury, second is flexor rotation injury, third is vertical compression injury, fourth is extensor injury, fifth is flexion and distraction injury, sixth is direct injury and 7 is indirect injury. तो ये 7 टाइप से इंजरी होती है, 1 by 1 हम डिटेल में देखते हैं। सो फ्लेक्शन इंजरी बेसिकली क्या होती है, इस टाइप की मोस्ट कॉमन स्पाइनल इंजरी होती है। जब भी हम कोई हाई बिलो मीन्स किसी ऑब्जेक्ट को लेके, हम हैवी ऑब्जेक्ट को लेके गिर जाते हैं या हम फॉल हो जाए हाइट से अपनी हील और बटक पे, तो उस टाइम जो इंजरी होती है इसे हम बोलते हैं फ्लेक्शन इंजरी। जैसा कि हम आपको डायग्राम में दिखाते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पर्सन है जो फॉल हो गया काफ़ी हाइट से, जो हील बटक पे या कभी हील पे जो फॉल होता है तो उस टाइम जो इंजरी होती है इसमें हमारे जो सर्वाइकल स्पाइन होता है वो फ्लेक्स हो जाती है। सर्वाइकल स्पाइन है वो फ्लेक्स हो गई है, इसमें स्प्रेन लिगामेंट में स्प्रेन हो जाता है, मसल्स में हमारी स्ट्रेन देखने को मिलता है। और हमारे जो C5 और C7 होते हैं वो वर्टिब्रा होते हैं वो कंप्रेस हो जाता है। कंप्रेशन फ्रैक्चर होने की वजह से वहाँ पे हमारे वर्टिब्रा C5 और C6 डिसलोकेशन भी हो जाता है उनमें, और ये हमारे डोर्सोलंबर रीजन पे भी देखने को मिलता है। एक तो हमारे सर्वाइकल रीजन पे इंजरी होगी और डोर्सोलंबर रीजन पे इंजरी होगी। तो डोर्सोलंबर रीजन पे भी हमारे जो वर्टिब्रा होते हैं वो बेस कंप्रेशन हो जाता है। तो ये जो इंजरी होती है उसे हम स्टेबल इंजरी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वर्टिब्रा होते हैं वो 50% से कम 50% जो वर्टिब्रा है वो, जैसे कि ये 1 वर्टिब्रा है तो 50% ये वर्टिब्रा होता है वो कंप्रेस हो जाता है एंड इसलिए हम इसे स्टेबल इंजरी बोलते हैं। इसमें जो होता है जैसे कि ये हमारा लिखा है फ्लेक्शन इंजरी का रिजल्ट सर्वाइकल स्पाइन पे एंड डॉर्सोलंबर स्पाइन पे। सर्वाइकल स्पाइन पे क्या देखने को मिलता है कि स्प्रेन हो जाता है लिगामेंट में एंड मसल्स होती है हमारी बैक की ऑफ जो नेक वाली मसल्स हो गई, सर्वाइकल रीजन की मसल हो गई, मसल्स हो गई, वहाँ पे स्प्रेन देखने को मिलता है एंड मसल्स पे स्ट्रेन देखने को मिलता है, लिगामेंट में स्प्रेन देखने को मिलता है। कंप्रेशन फ्रैक्चर हो जाता है हमारे वर्टिब्रा बॉडी C5 एंड C7 में एंड डिसलोकेशन हो जाता है 1 वर्टिब्रा या ओवर अनदर वर्टिब्रास। डॉर्सोलंबर रीजन पे क्या देखने को मिलता है कि बेस कंप्रेशन हो जाता है वर्टिब्रा में, लंबर 1, लंबर 2 एंड थॉरैसिक रीजन D12। इट इज स्टेबल इंजरी, कंप्रेशन ऑफ वर्टिब्रा इज लेस देन 50%, इसलिए हम इसे स्टेबल इंजरी बोलते हैं। नेक्स्ट जो हम देखते हैं फ्लेक्शन रोटेशन इंजरी। जो फ्लेक्शन एंड रोटेशन इंजरी होती है उसमें क्या होता है कि एक वर्स टाइप इंजरी होती है। इसमें हम इसमें हाईली अनस्टेबल स्पाइन हो जाता है, जब इसमें बहुत ज़्यादा हमारी न्यूरोलॉजिकल डिफिसिटीज़ होती है। जब भी हम कोई अपने सोल्जर पे कुछ हाई ऑब्जेक्ट हैवी ऑब्जेक्ट लेके चलते हैं तो उसमें क्या होता है हमारे ट्रंक्स होता है फ्लेक्स हो जाता है और हमारी जो ट्रंक वो रोटेशन हो जाता है अपोजिट साइड में।
फ्लैक्स हो जाता है और रोटेट हो जाता है अपोजिट साइड में। जैसा कि कभी आपने देखा हो कि कुछ लोग जो होते हैं वो पीठ पे कोई भारी ऑब्जेक्ट जैसे कि गेहूँ, चावल या आलू इनका कोई बोरा रख लेते हैं पीठ पे, तो क्या होता है इसमें हमारी जो नेक होती है और जो ट्रंक होता है वो फ्लैक्स हो जाता है। तो इस टाइप की कंडीशंस में हमारे जो वर्टिब्रास होते हैं सर्वाइकल रीजन के और हमारे डॉर्सोलम्बर रीजन के, तो वहाँ पे फ्रैक्चर्स देखने को मिल जाता है, कंप्रेशन हो जाता है। दिस इज़ वर्स्ट टाइप इंजरी बिकॉज इट लीव्स हाईली अनस्टेबल स्पाइन, और इसमें बहुत ज़्यादा न्यूरोलॉजिकल डैमेज होता है। एग्जाम्पल जैसे कि हैवी बिलो ऑन टू शोल्डर, जब हम कोई ऑब्जेक्ट को अपने शोल्डर पे रख के चलते हैं, कॉज क्या करता है ट्रंक टू फ्लैक्स एंड रोटेशन टू अपोजिट साइड। एंड नेक्स्ट इज फॉल ऑन पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ हेड, जब हम पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट में मतलब हमारा जो हेड होता है उस टाइप से गिर जाते हैं, तो ये हमें देखने को मिलता है। तो रिजल्ट इसमें क्या होता है कि हमारे सर्वाइकल रीजन पे डिसलोकेशन हो जाता है फैसेट जॉइंट में, जो हमारे न्यूरल आर्च होते हैं जो आर्टिकुलेट करता है वहाँ पे डिसलोकेशन हो जाता है। फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन हमें हमारे वर्टिब्रास पे देखने को मिलता है, एंड डॉर्सोलम्बर रीजन में भी फ्रैक्चर और डिसलोकेशन हो जाता है। डायग्राम के थ्रू आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप की सर्वाइकल रीजन में हमारा जो एक साइड हमारे पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट में हेड है एंड ट्रंक जो हो गया फ्लैक्स हो गया। इस टाइप की जो कंडीशन होती है हैवी ऑब्जेक्ट जो हमारे शोल्डर पे लेके चल रहा है पर्सन, तो जो हमारी इंजरी होती है स्पाइन में वो इस टाइप का फ्रैक्चर देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप की इंजरी हो जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वर्टिकल कंप्रेशन इंजरी। वर्टिकल कंप्रेशन में क्या होता है, इस टाइप की इंजरी होती है जिसमें हम कभी मतलब वर्टिकली हम फॉल हो जाएं, जैसे सीढ़ियों पे चढ़ते हैं उस टाइम हम फॉल हो जाते हैं, तो वर्टिकली हम फॉल होते हैं, तो उस टाइम जो इंजरी होती है इसे हम बोलते हैं वर्टिकल कंप्रेशन इंजरी। इट इज़ कॉमन स्पाइन इंजरी। एग्जाम्पल क्या है, बिलो ऑन द टॉप ऑफ हेड बाय समवन ऑब्जेक्ट फॉल इन द हेड। मीन्स हम कहते हैं ना उल्टे गिर जाते हैं, मीन्स हमारा जो हेड होता है वो टॉप एंड हमारी ग्राउंड से कनेक्ट में आ जाता है। बिलो टॉप ऑफ हेड बाय समवन ऑब्जेक्ट फॉल ऑन द हेड, जो अपनी हेड के थ्रू गिर जाते हैं। एंड फॉल फ्रॉम हाई ऑन इरेक्ट पोजिशन, हम फॉल हो जाते हैं इरेक्ट पोजिशन में। रिजल्ट क्या देखने को मिलता है सर्वाइकल रीजन पे और डॉर्सोलम्बर रीजन पे, कि सर्वाइकल रीजन पे बर्स्ट फ्रैक्चर हो जाता है एंड पीस ऑफ बोन आर डिस्क डिस्प्लेस इनटू स्पाइनल कैनाल। हमारे बोन के जो कुछ पीसेस होते हैं वो डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं। एंड डॉर्सोलम्बर स्पाइन पे सिमिलर होता है सर्वाइकल जैसा, एंड न्यूरोलॉजिकल डिफिकल्टीज देखने को मिलती है। डायग्राम के थ्रू आपको दिखाते हैं। इस टाइप से जब इंजरी होती है बट इसे हम बोलते हैं वर्टिकल कंप्रेशन। सीढ़ियों से ही फॉल हो गया और टॉप अपने हेड की थ्रू, जो हमारी वर्टिब्रा पे कंप्रेस होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्लेस्ड हो गए हमारे वर्टिब्रा के कुछ पीसेस जो कंप्रेस हो गई बोन, यहाँ से डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो इस टाइप की जो इंजरी होती है उसे हम वर्टिकल कंप्रेशन इंजरी बोलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक्सटेंशन इंजरी। एक्सटेंशन इंजरी में क्या होता है कि जब भी हम ये कॉमनली सर्वाइकल रीजन पे देखने को मिलती है, जब कोई हम एक्सीडेंट होता है, जब हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम जब एक्सीडेंट होता है तो वो जो कंप्रेशन होता है हमारे मेनली सर्वाइकल रीजन पे होता है। तो एग्जांपल जैसे कि मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, जब हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं, मोटर स्ट्राइकिंग अगेंस्ट वाइंड स्क्रीन फोर्सिंग नेक इनटू द हाइपर एक्सटेंशन। मीन्स जब एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है कि हम जैसे ही ब्रेक लगाते हैं तो हाइपर एक्सटेंशन हमारी नेक का, तो नेक हमारा जो हेड होता है वो डायरेक्टली कहाँ लगता जाके हमारे सामने शीशे में लगता जाके, और वहाँ पे नेक में हाइपर एक्सटेंशन हो जाता है, क्योंकि पहले क्या होता है बैक में नेक जाती है उसके बाद फिर अगेंस्ट उसके शीशे में लगती आगे, तो उसे हम बोलते हैं हाइपर एक्सटेंशन। नेक्स्ट इज शैलो वाटर डाइविंग, हेड हिटिंग द ग्राउंड एक्सटेंड नेक। जो आपने देखा होगा जो लोग स्विमिंग करते हैं तो वो हाई मतलब हाइट से जब कूदते हैं तो उस टाइम वो हेड जो उनका होता है सीधा डायरेक्टली कांटेक्ट में जाता है ग्राउंड के, तो उस टाइम की जो इंजरी होती है उसे हम एक्सटेंशन इंजरी बोलते हैं। उसकी नेक होती है वो एक्सटेंड कर जाती है, मीन्स हेड जो होता है हिट कर जाता है ग्राउंड से शैलो वाटर डाइविंग में। एंड रिजल्ट क्या देखने को मिलता है, चिप फ्रैक्चर हो जाता है हमारे एंटीरियर रिप ऑफ वर्टिब्रा एंड दिस इंजरी इज अनस्टेबल। या अनस्टेबल होता है क्योंकि इतना ज़्यादा इंजरी हो जाती है तो हमारी जो बॉडीज होती है वो अनस्टेबल हो जाती है, मीन्स कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं होता है, डिस्प्लेस्ड हो जाती है। डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ये पर्सन है
ड्राइविंग कर रहा है तो उसने क्या, जैसे ब्रेक लगाई, कोई बाहर आगे से एक्सीडेंट होता है तो पहले क्या होता है, सीट बेल्ट लगी हुई है तो हमारी नेक जो होती है पहले पीछे की ओर हाइपर एक्सटेंड करती है, फिर उसके बाद आगे ब्लो कर जाती है। तो इस टाइप से हमारे नेक में हाइपर एक्सटेंशन हो जाता है और हमारी स्पाइन में इंजरी हो जाती है। देख सकते हैं आप, ये अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। तो इस टाइप की इंजरी होती है, वो अनस्टेबल होती है। मीन्स ये देखो, आप देख सकते हैं यहाँ से डिस्प्लेस हो गया। उस नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लेक्सर डिस्ट्रैक्शन इंजरी। तो फ्लेक्सर डिस्ट्रैक्शन इंजरी में क्या होती है, जब हम सीट बेल्ट का यूज़ करते हैं, कंपलसरी होता है सीट बेल्ट का यूज़ करना जब भी हम कार ड्राइविंग कर रहे होते हैं, तो इसमें क्या होता है, विद सडन स्टॉपिंग ए कार, जैसे हम सडनली ब्रेक लगाते हैं तो स्टॉप हो जाती है कार, उस टाइम क्या होता है, फ्लेक्शन फोर्स जनरेट कर जाता है, हमारे पॉइंट डिस्ट्रैक्शन होता है। जब हम सडनली ब्रेक लगाते हैं तो हमारी सीट बेल्ट होती है, तो हमारा हेड क्या होता है, हम आगे की ओर इसमें भी टिल्ट हो जाते हैं और सीट बेल्ट की वजह से वहाँ पे हम सीट बेल्ट जहाँ जहाँ होती है वहाँ के जो वर्टेब्रा होते हैं वो कंप्रेस कर जाते हैं। इस कंपोनेंट डिस्ट्रक्शन, जो फ्लेक्शन फोर्स पड़ता है हमारे वर्टेब्रास में, वहाँ पे डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। तो रिजल्ट में क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर एक्सटेंड पोस्ट एलिमेंट, मीन्स पोस्टीरियर एलिमेंट जो होते हैं, स्पैडिकल हो गए, स्पाइनस प्रोसेस हो गई, हमारी लेमिना हो गया, टैल्बस प्रोसेस हो गई, तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर देखने को मिलता है एंड चांस फ्रैक्चर देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डायरेक्ट इंजरी। डायरेक्ट इंजरी में क्या होता है, किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली हम उस पर मीन्स वॉर करते हैं, तो दिस इज रेयर टाइप ऑफ स्पाइन इंजरी, बहुत रेयरली होता है, जैसे कि बुलेट इंजरी हो गई, किसी को बुलेट से एंड लाठी ब्लो ईटिंग स्पाइस में, जब बहुत क्राउडी एरिया में होते हैं तो वहाँ पे लाठी ब्लो करते हैं, तो उस टाइम जो इंजरी होती है उसे हम डायरेक्ट इंजरी बोलते हैं। रिजल्ट क्या उसमें आते हैं, जब कॉज करते हैं लाठी का, तो उसमें क्या होता है, हमारी स्पाइनस प्रोसेस होती है, उसमें फ्रैक्चर हो जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास जो इंजरी है वो वायलेंट मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इंजरी। वायलेंट मीन्स उस एरिया पे जहाँ पे बहुत क्राउडी एरिया है, सडन वायलेंट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ श्वास, एंड उसमें रिजल्ट क्या देखने को मिलता है, फ्रैक्चर होता है टैल्बस प्रोसेस पे एंड मल्टीपल हमारे लंबर वर्टिब्रास पे फ्रैक्चर देखने को मिलता है। तो ये था कि क्लासिफिकेशन था स्पाइनल इंजरी का। इसमें हमने पढ़ा फ्लेक्शन इंजरी पढ़ा, फ्लेक्शन रोटेशन इंजरी पढ़ा, वर्टिकल कंप्रेशन इंजरी पढ़ा, एक्सटेंशन इंजरी पढ़ा, फ्लेक्शन डिस्ट्रैक्शन इंजरी पढ़ा, इनडायरेक्ट इंजरी पढ़ा और इनडायरेक्टली इंजरी पढ़ा। उसके बाद हम देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। सो क्लिनिकल फीचर में क्या होता है, पेन हो जाता है हमारे बैक एरिया पे, क्योंकि पेन इसलिए होता है, हमारे जो नर्व होती हैं, वर्टिब्रास होते हैं, वो कंप्रेस कर जाते हैं इंजरी होने की वजह से, तो पेन देखने को मिलता है। एंड न्यूरोलॉजिकल डिफिसिटीज़ होती है, हमारी जितनी भी नर्व होती है और जो सेंसेशन होते हैं, सेंसी मोटर नोशन, वो सारे क्या होते हैं, नैरोइंग वर्टिब्रा होने की वजह से वहाँ पे कंप्रेस हो जाते हैं, तो न्यूरोलॉजिकल डिफिसिटीज़ देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जब हम एग्जामिनेशन करेंगे तो एग्जामिनेशन में हम करते हैं जनरल एग्जामिनेशन करते हैं, एक न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ स्पाइन। तो जनरल एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं कि पेशेंट को देखते हैं, इवेलुएट करते हैं, कोई हाइपोवॉल्मिक शॉक तो नहीं हुआ, इंजरी तो नहीं है हेड पे और चेस्ट पे और एब्डोमेन पे। हम इन एरिया पे हम इंजरी को चेक करते हैं कि हेड पे कोई इंजरी तो नहीं है, चेस्ट पे तो कोई इंजरी नहीं है, एब्डोमेन एरिया पे। फिर उसके बाद हम न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हम चेक करते हैं सेंसेशन को, कि कोई पर्सन है जैसे स्पाइनल इंजरी हुई है तो इसमें कोई सेंसेशन है, वो लॉस तो नहीं हुआ है। एंड रिफ्लेक्स को हम चेक करेंगे, रिफ्लेक्स प्रेजेंट है या सेंस हो गए हैं, और हम पैरालिसिस तो नहीं हुआ है पर्सन को, कोई नर्व जो है कंप्रेस तो नहीं हुई, इस टाइप का हम एग्जामिन करेंगे। नेक्स्ट इज एग्जामिनेशन ऑफ स्पाइन। एग्जामिनेशन ऑफ स्पाइन में हम फ्रैक्चर जिस साइड पे हुआ है, किस साइड पे डैमेज हुआ है स्पाइन कॉर्ड, उसे हम असिस्ट करते हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं पर्सन को यदि फ्रैक्चर हुआ है। उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन देखते हैं, कैसे हम इन्वेस्टिगेट करेंगे स्पाइन इंजरी के पर्सन को। सो सबसे पहले इसमें रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराते हैं, जिसमें हम एंटीरियर पोस्टीरियर एंड लेटरल व्यूज़ लेते हैं एक्सरा से स्पाइन कॉर्ड का, सीटी स्कैन कराते हैं, एमआरआई भी कराते हैं, बोन स्कैनिंग भी कराते हैं। तो एक्सरे में क्या करते हैं, कंफर्म करने के लिए हम डायग्नोस को कंफर्म करने के लिए कराते हैं, किस टाइप की मैकेनिज्म ऑफ इंजरी है उससे हम असेस करने के लिए एक्सरे कराते हैं। एंड असेसमेंट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ स्पाइन, स्पाइन की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए हम एक्सरे कराते हैं। एंड जो वर्टिबल बॉडी हुई किस टाइप का फ्रैक्चर है उसे हम चेक करने के लिए हम एक्सरे कराते हैं।
वर्टिब्रा में कितना रिडक्शन हुआ है, स्पेस कितना रिड्यूस है, उसे हम देखने के लिए एक्सरे देख करते हैं। वेजिंग ऑफ बॉडी मीन्स हमारी जो वर्टिब्रल बॉडीज है, कंप्रेशन किस टाइप का वेजिंग कंप्रेशन हुआ है तो उसे चेक करते हैं। रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्पाइन, स्पाइन हमारी रोटेट तो नहीं होगी, उसे हम चेक करते हैं। तो ये हम एक्सरे में देखते हैं कि जो वर्टिब्रा की हाइट रिड्यूस तो नहीं हुई है, एंटीरियर पोस्टीरियर व्यूज़ लेंगे, काइफोसिस तो नहीं है, स्क्रोसिस तो नहीं हुआ है। इन सारी चीज़ों को हम चेक करते हैं। हाइपर फ्लेक्शन तो नहीं है, हाइपर एक्सटेंशन तो नेक का नहीं हुआ है। एंड हम ये एक्सरे से हमें पता चल जाती है। उसके बाद हम एमआरआई भी करा सकते हैं। एमआरआई क्या होता है, एक टाइप से मॉडलिटी होती है जिसमें हम और अच्छा बेटर शो कर सकते हैं और अच्छे से हम बोन को देख सकते हैं। जो भी इंजर्ड बोन हुई है, सॉफ्ट टिश्यूज़ हुए हैं, तो ये वेरी वेल हमें अच्छे से दिखाई देते हैं। सीटी स्कैन में क्या होता है, ये और एमआरआई से भी अच्छा दिखता है, जिसमें कि हमारे जो भी स्ट्रक्चर डैमेज हुए वो क्लियरली दिखते हैं और हम नोट कर सकते हैं कौन कौन सी बोनी फ्रेगमेंट है कैनाल में डिस्टर्ब हुए हैं। सो हम डायग्नोज करने के बाद जो पर्सन है उसके क्लिनिकल फीचर्स देखे, एग्जामिन किया एंड एक्सरे कराया हमने। उसके बाद हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। सो ट्रीटमेंट होता है 3 फेज़ में होता है। फेज़ 1 इमरजेंसी केयर, फेज़ 2 डेफिनेटिव केयर, फेज़ 3 रिहेबिलिटेशन केयर। तो इमरजेंसी केयर में क्या करते हैं, जो पर्सन आता है उसे साइट ऑफ एक्सीडेंट, जिस साइट पे एक्सीडेंट हुआ है, एंड फिर उसके बाद हम इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ले जाते हैं। तो उस टाइम हमें कैसे ट्रीट करना है पर्सन को, वो पड़ता है। सो फर्स्ट इज़ इमरजेंसी केयर। इमरजेंसी केयर में जो पर्सन को जिस साइट पे एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे हम इमरजेंसी केयर क्या प्रोवाइड करेंगे। पर्सन को हम सपोर्ट देते हैं। जो भी उस टाइम हमारे पास होता है, न्यूज़पेपर हुआ, स्प्रिंट हो गया, वुड हो गई, उसकी सपोर्ट से हम जो फ्रैक्चर हुआ है पर्सन को स्टेबल कर सकते हैं। नहीं तो जो फ्रैक्चर हुआ वो हैंग कर जाएगा और अदर टिश्यूज़ को भी हमारे अफेक्ट करेगा। तो इसलिए हम साइट ऑफ जो एक्सीडेंट होता है वहाँ पे एक्यूट पेन होता है बैक में, एंड प्रोवाइड केयर कि इमोबलाइज हो सके। मीन्स हम जो इस साइड पे इंजरी हुई उसे हमें मोबलाइज नहीं करना है, इमोबलाइज रखना है। अवॉइड एनी मूवमेंट एट इंजर्ड सेगमेंट, जिस सेगमेंट पे इंजरी हुई है वहाँ पे हमें कोई मूवमेंट नहीं कराना है, अवॉइड रखना है। एंड सर्वाइकल स्पाइनल इंजरी हुई है तो हमें नेक को होल्ड करना है, ट्रैक्शन देना है, हेड को पुल करके रखना है। रेस्ट ऑफ बॉडी सपोर्टेड एट शोल्डर, पेल्विस एंड लेग, बॉडी को रेस्ट देना है एंड शोल्डर, पेल्विस एंड लेग पे सपोर्ट प्रोवाइड करना है, नहीं तो और ज़्यादा इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद जो हम उस साइट ऑफ एक्सीडेंट से पर्सन को एमरजेंसी में ले जाते हैं, उसके बाद हमें क्या ट्रीटमेंट एमरजेंसी डिपार्टमेंट में करना होता है वो देते हैं। पेशेंट शुड नॉट मूव, पेशेंट मूव नहीं हो पाता है और हम पेशेंट को पहले से एग्जामिन करेंगे, उसकी पल्स एंड बीपी सब एग्जामिन करेंगे एंड पर्सन का देखेंगे किस साइड पे एक्सीडेंट जो इंजरी हुई है वहाँ पे हम देखेंगे। उसे पेन किलर पेशेंट को देंगे और मूवमेंट को अवॉइड कराएंगे और हम चेक करेंगे हेड को, चेस्ट को, एब्डोमेन को पेशेंट के। पेशेंट शुड नॉट मूव इन केस सर्वाइकल स्पाइन इंजरी, यदि सर्वाइकल स्पाइन इंजरी हुई है तो हम सैंडबैग देते हैं, 2 सैंडबैग देते हैं। वो शुड बी आइदर साइड ऑफ द नेक इन अवॉइड एनी मूवमेंट ऑफ द नेक। तो क्या करेंगे, तो सैंडबैग का यूज़ करेंगे जिससे कि हमारी नेक का जो मूवमेंट है वो अवॉइड हो सके। सैंडबैग रख देंगे ऐसे कि यहाँ पे ये हमारा सैंडबैग हो गया पूरा, यहाँ पे हमारा हेड हो जाता है तो इस साइड उस साइड मूव नहीं कर पाता। एंड शुड बी आइदर साइड ऑफ द नेक। नेक्स्ट इज डिटेक्ट द चेस्ट, एब्डोमेन, पेल्विस एंड लिम्ब, और हम डिटेक्ट करते हैं चेस्ट को, एब्डोमेन को, लिम्ब को। उसके बाद स्पाइन को एग्जामिन करेंगे, टेंडनस, क्रिप्टस, हेमेटोमा रिफॉर्म तो नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें हम इमरजेंसी डिपार्टमेंट में देखते हैं। और हम स्प्रिंट का यूज़ करते हैं, ट्रैक्शन का देते हैं, सपोर्टिव कास्ट, ब्रेश, इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं जिससे कि पर्सन को जिस साइड पे इंजरी हुई है, फ्रैक्चर हुआ है, वो इमोबिलाइज्ड है। उसके बाद हम मेडिकल मैनेजमेंट भी देते हैं, जैसे कि 8 आवर्स इंजरी के हो गए पेशेंट के तो हम मिथाइल प्रेडिनिसोल IV इंजेक्शन देते हैं, नैरोक्सोन देते हैं, पेन प्लस देते हैं पेशेंट को। उसके बाद आता है डेफिनेटिव केयर। डेफिनेटिव केयर्स में फेज़ 2 होता है जिसमें कि हम जो पर्सन आता है हमारे पास उसको केयर करते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं स्पाइन पे, और यदि कोई न्यूरोलॉजिकल डिफिसिटीज़ है तो उसी स्पाइन पे हम स्टेबिलिटी देते हैं। जो हमारा एम होता है ट्रीटमेंट का वो यही होता है कि हमें कोई भी ऐसे मूवमेंट नहीं करने चाहिए, डिटोर्नस मूवमेंट नहीं करने चाहिए, एंड स्टेबिलिटी जो है स्पाइन की उसे अचीव करना है कंजर्वेटिव और ऑपरेटिव मेथड से, एंड रिहेबिलिटेट करना है पेशेंट को जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके।
सो ट्रीटमेंट ऑफ सर्वाइकल स्पाइन पे हम नॉन ऑपरेटिव एंड ऑपरेटिव भी ट्रीटमेंट करते हैं। तो सर्वाइकल स्पाइन पे कैसे ट्रीटमेंट करेंगे यदि हम नॉन ऑपरेटिव यानी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को। सो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, रिडक्शन इज अचीव्ड बाय स्कल ट्रैक्शन अप्लाइड स्कल कैलिपर्स। मीन्स वहाँ पे यदि हमारी सर्वाइकल स्पाइन पे ट्रैक्शन देना है हमें, तो स्कल ट्रैक्शन देते हैं, वो हम अप्लाई करते हैं कैलिपर्स का भी, एंड क्रचेस फील टंग का यूज़ करते हैं जो वेट अप टू कर लेता है 10 kg वेट उसमें लगा हुआ होता है। एंड इमोबिलाइजेशन इज माउंटेड पीओपी कास्ट और प्लास्टिक कॉलर, और इमोबिलाइज के लिए हम पीओपी कास्ट का यूज़ करते हैं, प्लास्टिक कॉलर का यूज़ करते हैं। तो जो ट्रैक्शन होता है वो हम आपको दिखाते हैं। इस टाइप का ट्रैक्शन हम क्रचिफाइड टंग ट्रैक्शन बोलते हैं इसे। इस टाइप का ट्रैक्शन लगा होता है हमारे हेड पे, इसे इमोबिलाइज रखते हैं। यहाँ पे हम वेट को 10 kg वेट को हम बेयर कर सकते हैं। तो जो क्रचेज होता है उसमें इस टाइप के पिन होते हैं, वो हमारी स्कल से आउटर टेबल ऑफ स्कल से अटैच होती है, फिर उसका इनर स्कल एंड ब्रेन। तो ये हमारा जितना आउटर स्कल होता है वहाँ पे ये जो ट्रैक्शन होता है वो बहुत क्रचिफाइड टंग्स होते हैं, वो यहाँ पे लगे हुए होते हैं, आप देख सकते हैं। तो जिससे कि हम अपनी हेड जो होता है फ्रैक्चर हुआ वहाँ पे उसे इमोबिलाइज रख सकते हैं। ऑपरेटिव मेथड में क्या करते हैं, तो ट्रीटमेंट देते हैं, वो अपनी चॉइस होती है फैसिलिटीज़ पे, किस टाइप का फ्रैक्चर हुआ है या क्या प्रॉब्लम हुई है उस पर डिपेंड करता है ऑपरेटिव ट्रीटमेंट। इरिडिशिवल सबलक्शन, परसिस्टेंस, इंस्टेबिलिटी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फ्यूजन ऑफ स्पाइनस प्रोसेस। तो इन सारी चीज़ों पे ट्रीटमेंट जो होता है वो डिपेंड करता है। तो कॉमन जब सर्वाइकल इंजरी होती है तो वहाँ पे क्या होगा कि बेस कंप्रेशन फ्रैक्चर होता है। मीन्स कंप्रेशन आता है हमारे वर्टिब्रास का, बेस फॉर्मेशन होती है पोस्चर एलिमेंट पे, जो फ्लेक्शन फोर्स पड़ता है उसकी वजह से। तो हम वहाँ पे ट्रीटमेंट जो देते हैं वो ट्रीटमेंट में हम ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं, स्कल ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं, स्लिंग ट्रैक्शन का यूज़ कर सकते हैं। एंड जो पेन होता है वो मसल स्पाज़म और सबसाइड हो जाता है पेन, और पीओपी कास्ट और ब्रेस का यूज़ करते हैं हम बेस कंप्रेशन फ्रैक्चर में। एंड नेक्स्ट इज वर्स्ट फ्रैक्चर होता है। वर्स्ट फ्रैक्चर में क्या होता है, हमारी जो वर्टिब्रल बॉडी होती है इनमें फ्रैक्चर हो जाता है, वर्टिकल कंप्रेशन फोर्स पड़ता है उस टाइम, तो हमारे जो वर्टिब्रा होते हैं उनमें क्रशिंग हो जाती है। एंड नेक्स्ट इज सबलक्शन ऑफ डिसलोकेशन, जब हमारे वर्टिब्रास होते हैं वो सबलक्शन या डिसलोकेशन हो जाता है उस टाइम हमें जो ट्रीटमेंट देना होता है, ये हमारा कॉमन सर्वाइकल स्पाइन इंजरी होती है। जब अनकॉमन सर्वाइकल स्पाइन इंजरी होगी उस टाइम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, जैसे कि फ्रैक्चर हो गया एटलस पे, तो ये क्या है, एक अनकॉमन होता है, बहुत कम होता है, रेयर ही होता है। एटलस पे फ्रैक्चर हो गया, एटलांटो एक्सल फ्रैक्चर हो जाता है। एंड डिस्प्लेसमेंट हमारे इंटरवर्टिब्रल डिस्क का डिस्प्लेसमेंट हो जाए, क्लेफ-सॉवलर फ्रैक्चर हो जाता है, तो उस टाइम के कंडीशंस में हम जो ऑपरेटिव ट्रीटमेंट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ थॉरेसिक एंड लंबर स्पाइन। थॉरेसिक और लंबर स्पाइन का जो ट्रीटमेंट होता है वो डिपेंड करता है किस टाइप का न्यूरोलॉजिकल डिफिसिटीज़ हुई है। नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में हम स्टेबल एंड अनस्टेबल इंजरी डिपेंड करती है, स्टेबल है या अनस्टेबल है। स्टेबल इंजरी होती है तो हम बेड रेस्ट देते हैं, एनाल्जेसिक प्रोवाइड करते हैं, पेन किलर देते हैं। एक्सटर्नल सपोर्ट में हम ब्रश का यूज़ करते हैं, स्पेशल केयर प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि उसके पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं, बैड सोर्स हो जाता है, चेस्ट इन्फेक्शन देखने को मिलता है, यूटीआई देखने को मिलता है, जो हमारे थॉरेसिक एंड लंबर स्पाइन की इंजरी होती है उस टाइप के जो पेशेंट होते हैं उनमें ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। अनस्टेबल इंजरी में क्या होता है, अनस्टेबल इंजरी में ओपन डिडक्शन एंड सर्जिकल स्टेबलाइजेशन देते हैं, बेड रेस्ट कम से कम 6 वीक का, ब्रेशिंग टिल स्पाइन स्टेबलाइजेस, ब्रशिंग देते हैं, केयर करते हैं बैक की, तो ये हम अनस्टेबल इंजरी में करते हैं। नेक्स्ट इज ऑपरेटिव ट्रीटमेंट। ऑपरेटिव ट्रीटमेंट कैसे करेंगे थॉरेसिक लंबर रीजन का, तो इसमें ये है मेथड फिक्सेशन करेंटली यूज पेडिकल स्क्रू एंड रॉड। हम क्या करते हैं, पेडिकल स्क्रू रॉड का यूज़ करते हैं पोस्टरली एंड सपोर्ट देते हैं एंटीरियरली, तो ये ऑपरेटिव ट्रीटमेंट होता है। तो इंजरी एक हम फ्लो चार्ट में समझ लेते हैं। यहाँ पे है इंजरी हुई है, नो न्यूरोलॉजिकल डिफिसिटीज एंड न्यूरोलॉजिकल डिफिसिटीज। कोई पर्सन है उसे न्यूरोलॉजिकल डिफिसिटीज हुई है, कोई पर्सन है उसे न्यूरोलॉजिकल डिफिसिटीज नहीं हुई है। तो जो न्यूरोलॉजिकल डिफिसिटीज नहीं हुई तो स्पाइन स्टेबल है या स्पाइन नॉट स्टेबल है। इस टाइप की कंडीशंस में क्या करेंगे, यदि हमारी जो स्पाइन है वो स्टेबल है, स्टेबल इंजरी हुई है, तो हम रेस्ट देंगे 3 वीक्स तक। उसके बाद हम ब्रश का यूज़ करते हैं, ASH ब्रश का 3 to 4 मंथ के लिए।
और यदि स्पाइन जो हमारी स्टेबल नहीं है तो हम उसे इसमें रेस्ट देंगे हम 6 वीक के लिए। एंड एयर से जो ब्रेस्ट का यूज़ करते 3 to 4 मंथ के लिए। यदि स्पाइन जो स्टेबल थी तो हम 3 वीक का रेस्ट देते थे। यदि कोई हमारी न्यूरोलॉजिकल डिफिसिटीज़ हुई है तो हम एमआरआई कराएंगे। एमआरआई से हमें पता चलेगा कैनाल कॉम्प्रोमाइज़ हुई, नॉट कॉम्प्रोमाइज़ या कैनाल कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। यदि नॉट कॉम्प्रोमाइज़ है तो हम बेड रेस्ट देंगे 6 वीक के लिए और एसएच स्प्रेश का यूज़ करेंगे। यदि हमारी जो कैनाल है कॉम्प्रोमाइज़ हो गई तो हम डिकम्प्रेशन कराएंगे एंड इंटरनल फिक्सेशन कराएंगे। तो ये हमारी इंजरी का ट्रीटमेंट होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने जो डिस्कस किया है वो हमने स्पाइनल इंजरी देखी कैसे होती है एंड उसके हमने रिलेवेंट एनाटॉमी देखी। फिर उसके बाद हमने कुछ क्लिनिकल फीचर्स देखे, एग्जामिनेशन देखा, कोई पर्सन होता है उसे कैसे एग्जामिन करेंगे। फिर उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन किया कि किन टाइप की इंजरी होती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट में हमने फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 के बारे में डिस्कस किया। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा एंड ये नोट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में इससे पूछे भी जाते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।